को भी पता है जो एनसीईआरटीज हैं उसमें एक स्टोरी फॉर्म में दी होती हैं चीजें, तो कई बार वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, हमारे पास मटेरियल नहीं होता जब हमने लिखना होता है। सो इसीलिए मैं इस तरीके से डिजाइन कर रही हूँ स्लाइड्स को कि आप इजी वे में समझ भी पाए और साथ साथ अपने नोट्स भी बना पाए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल युक्ति विद्या पे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ नोट्स भी दूंगी, और जिससे आपका टाइम सेव होगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आएगी और आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी। और मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस जो हैं वो इसी तरीके की होगी, दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स इक्वल्स टू 1 वीडियो। बिना देर करे शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब पालमपुर जो है एक छोटा सा गांव है जो कि हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मीन टू से कि ये एक इमेजिनरी विलेज है, इसकी जो है रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर ये विलेज हाइपोथेटिकल है तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंट दी है, जिससे आप आगे के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो आपको इजी हो जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, उन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं इस विलेज के कि ये एक वेल कनेक्टेड विलेज है अपने नेबरिंग विलेजेस के साथ, जहाँ पे रायगंज एक बिग विलेज है जो 3 किलोमीटर्स दूर है पालमपुर से। देन उनके जो रोड्स हैं वो वेल कनेक्टेड हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, मींस कंक्रीट के रोड्स हैं। देन जो रायगंज है वो जो है फर्दर नियरेस्ट है एक स्मॉल टाउन शाहपुर के पास। देन उसके बाद आ गया कि इसमें उन्होंने जो है वो बताया है कि कैसे लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, कौन कौन सी डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। जैसे उन्होंने बोला कि टोटल 450 फैमिलीज हैं जिसमें 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और उनके पास जो है विलेज की मेजॉरिटी लैंड है। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये क्यों है जब आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। फिर उनकी हाउसेस की बात की है, जो अपर कास्ट के लोग हैं या जो रिच लोग हैं उनके हाउसेस जो हैं वो ब्रिक्स के बने हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग है। फिर एससी के बारे में, वहाँ के जो दलित लोग हैं वो कैसे हैं, उनकी 1/3 पॉपुलेशन है। ठीक है, उनके हाउसेस में अब वहाँ के जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, पावर ट्यूबवेल्स हैं, वेरियस स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मींस उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो एक विलेज है वो सारे जो रिसोर्सेज से पर्याप्त है, यहाँ पे सारी जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटीज है, ट्यूबवेल्स हैं, यहाँ के लोग अमीर हैं, उनके पास लैंड है। ठीक है, उनके स्मॉल बिजनेसेस हैं। बेसिकली अगर विलेज की बात करें तो उनमें जो एक्टिविटीज हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज 1 इज फार्मिंग एक्टिविटीज एंड सेकेंड इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में कैसी हो रही हैं, ठीक है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसी की हेल्प से एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अब बेसिकली जनरली फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं और नॉन फार्मिंग कौन कौन सी होती हैं, मैंने एग्जांपल्स इंक्लूड की हैं, जैसे कि क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, एनिमल रेयरिंग हो गया, डेली फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर। ये सारी जो है फार्मिंग एक्टिविटीज है, मींस एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है। वेयरएज जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उसमें क्या आ जाता है, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, शॉपकीपिंग आ गया, टीचिंग आ गया। ठीक है, वर्किंग इन फैक्ट्रीज, ये सारी क्या है, नॉन फार्मिंग। मींस इसमें कोई एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब है हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको समझने के लिए पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जो चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो हम थिंग्स यूज कर रहे हैं, क्या वो नेचुरली इन्वायरमेंट में अवेलेबल है? नहीं है ना। मीन टू से कि
जैसे हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं या फिर पॉट यूज कर रहे हैं, ये नेचुरली इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस के थ्रू होके हमारे पास जो है फिनिश गुड्स के रूप में आए, ठीक है, जो कि हमारी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, इनको डिटेल में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, और भी आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। अब मेरे को ये बताओ कि जो अर्दन पॉट है, ठीक है, एज सच हमारे पास इसके लिए कितनी वैल्यू है, ठीक है ना। हम इसको वाटर स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर मैं क्ले की बात करूं तो हमारे लिए उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है इन कंपैरिजन टू पॉट, जो कि हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही जो पेड़ हैं वैसे तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, आई नो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर डायरेक्ट यूजेज में जो है वो पेड़ का कोई यूज नहीं है, ठीक है। वेयर एज जो फर्नीचर है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो फर्नीचर है वो नेचुरली थोड़ी हमारे पास था, पहले वो पेड़ से लकड़ी बना, देन लकड़ी से उसको फर्नीचर बनाया गया, देन हमारे पास आया। ऐसे ही जो क्ले है, ठीक है, उसको प्रॉपर शेप दी, देन उसको पकाया गया, पकाया मीन टू से कि इसको आग में पकाने के लिए जो है वो पका के देन उसके बाद इसको यूज करा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इसको पेंट करा डेकोरेट करने के लिए, देन ये हमारे पास आया, ठीक है। मीन्स ये सारी चीजें एक प्रोसेस में से गुजरी, देन हमारे पास जो है वो फाइनल गुड आई, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट पीपल्स नीड्स एंड वांट्स, कि जो लोगों की नीड्स हैं और उनकी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो हम गुड्स और सर्विसेज तैयार करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे कारपेंटर मेक्स अ टेबल, चेयर, सोफा फ्रॉम वुड, पॉटर मेक्स यूटेंसिल्स फ्रॉम क्ले, फार्मर ग्रोइंग क्रॉप फ्रॉम सीड्स, ठीक है। अब इन चीजों में आपने देखा कि जो ये सारी एक्टिविटीज थी, इनमें जो रॉ मटेरियल था, जैसे वुड हो गया, क्ले हो गया, सीड्स हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हुई एक फिनिश गुड में, ठीक है। मींस एज सच जो है वुड की हमारे पास वैल्यू नहीं थी, बट जब कारपेंटर ने उसको टेबल चेयर में कन्वर्ट कर दिया, देन वो हमारे पास वैल्यूएबल बन गई, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू मेक द गुड्स अ फिनिश गुड, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम प्रोडक्शन तो ठीक है, हमें पता लग गया कि इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, बट ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, किस फैक्टर्स की वजह से, किसकी हेल्प से जो है वो होता है। अब इनको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक एग्जांपल तैयार की है जिससे आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अब देयर इज वन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये लड़की जो है वो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस वुमेन है, वो चाहती है कि मैम मैं एक चॉकलेट फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हूँ, ठीक है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे लगाऊं, कि मेरे को पता है कि चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे को लगाना है, चॉकलेट बनानी है, बट कैसे, ठीक है। देन वो एक समझदार व्यक्ति से बात करती है, तो वो समझदार व्यक्ति उसे बोलते हैं कि मैम मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, सबसे पहले है लैंड, ठीक है। लैंड मीन्स जमीन, ऑब्वियस सी बात है कि जमीन तो चाहिए होगी। देन मैम आपको चाहिए मशीन, यस मैम, हाँ चॉकलेट बनाने के लिए मशीन तो चाहिए ही, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, लेबर, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, लेबर जो है वो चॉकलेट बनाता है। अब जब ये लैंड, मशीन और लेबर
तीनों इकट्ठे हो गए, देन उसके बाद एक प्रोसेस होगा जिससे रॉ मटेरियल यूज करके हम चॉकलेट तैयार कर लेंगे और एंटरप्रेन्योर खुश हो गया कि हाँ जी मैंने चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया और अब मैं चॉकलेट बना रही हूँ और बेच रही हूँ। सो हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड हुए जो हर एक प्रोसेस में प्रोडक्शन के यूज होंगे। वो क्या है? दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कौन था? वो एंटरप्राइज। ठीक है, आप देख सकते हैं ये शार्क टैंक, ये अब आप शार्क टैंक देखते होंगे, उसमें क्या है, ये सारे जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके पास क्या है? आइडियाज हैं, मनी है, देन वो जो है ये सारे बाकी की जो 3 रिसोर्सेज हैं इनको इकट्ठा करेंगे एंड देन वो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा और जो गुड है, फाइनल गुड हमारे तक पहुंचेगी और कस्टमर तक पहुंचेगी। अंडरस्टूड? अब आपको समझ आ गया कि जो है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब डेफिनेशन अगर हम देखें, प्रोडक्शन क्या है? एक मीन्स है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? क्या थे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। नाउ अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आ गया लैंड। अब लैंड में आते हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया और लैंड भी हो गया। ठीक है, देन अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर जो है वो फिजिकल वर्क डन बाय द पीपल, मीन्स जो लोग हैं जो एक फिजिकल वर्क करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे? लेबर। और जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल वर्क को ही हम लेबर बोलेंगे। समटाइम्स जो एजुकेटेड वर्कर्स हैं वो कुछ एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, हम उन्हें भी लेबर बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैम जैसे टीचर को हम लेबर कैसे बोल सकते हैं? बट अगर हम बिजनेस टर्म्स में देखें तो वो किसी, जैसे कोई टीचर किसी इंस्टीट्यूशन में टीच कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन की लेबर ही है ना वो टीचर। ठीक है, अगर टीचर नहीं होगा तो टीचिंग प्रोसेस कैसे होगा? ठीक है, ऐसे ही इंजीनियर्स हैं और ऐसे ही डॉक्टर्स हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लेबर। अब जिसमें क्या है कि सम रिक्वायर वर्क हु कैन डू मैनुअल लेबर। अब कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं। अब मैनुअल वर्क जैसे जो डेली वेज वर्कर्स हो गए, ये सारे जो है मैनुअल लेबर आ जाती है। देन उसके बाद आ गया कैपिटल। अब जो कैपिटल है इसमें आती है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीन्स हो गया, मींस फिजिकल से मतलब हम जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब जो कैपिटल है वो 2 तरह की होती है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जो कि नाम से आपको समझ आ रही होगी कि फिक्स्ड है, जो ओवर द टाइम चेंज नहीं होगी। जैसे कि टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, अब इन चीजों को हम प्रोडक्शन में ओवर मैनी ईयर्स यूज कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है, आपने कोई भी मशीन खरीदी या कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, आप उसमें एक बार ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है, आप सालों साल उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, आप सालों साल उस मशीन को यूज कर रही है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक साल एक मशीन खरीद ली, दूसरे साल फिर न्यू खरीदते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। सो मीन्स कि जो ये है फिक्स्ड कैपिटल, कि ये ओवर द टाइम जो है वो चेंज नहीं होती, हम मैनी इयर्स इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, दैट वी कॉल फिक्स्ड कैपिटल। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फार्मर्स प्लो टू sophisticated machines, मीन्स कि अगर जो फार्मर है उसका प्लो, ठीक है, प्लो भी एक तरह की फिक्स्ड कैपिटल है। वो प्लो हर साल थोड़ी खरीदता है, सेम प्लो से हर साल जो है वो फार्मिंग करता है। और जो जैसे उसके ट्रैक्टर्स हो गए, मशीन्स हो गया, जनरेटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है? वन टाइम यूजेज, मीन्स
वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम इसमें करते हैं और सालों साल इसको यूज करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। अब ऐसे ही फिक्स कैपिटल के साथ साथ होती है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग से मीन्स आपको अब ये समझिए कि जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स आपको प्रेजेंट में जो है इस चीज की टाइम टू टाइम बार बार जरूरत पड़ती रहती है, और टाइम के साथ साथ आपको इसको जो है वो रिफिल करना पड़ेगा या फिर उसको दोबारा से दोबारा न्यू लाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं या मनी इन हैंड है। अब देखो सिंपल सी बात ये है, कोई, अब मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी चॉकलेट मैन्युफैक्चरर की। अब जो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है वो चॉकलेट किससे बनाएगा? ठीक है, सीड से बनाएगा, कोकोआ से बनाएगा ना। अब जो कोकोआ है, ऐसा तो नहीं है मैंने जब स्टार्टिंग में प्लांट लगाया उस टाइम पे मैंने जो कोकोआ खरीदा एंड तक, मीन्स जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है तब तक वो मैं सेम ही कोकोआ यूज कर लूंगी? नहीं ना। मीन्स ओवर द टाइम जितनी बार मेरी कोकोआ से चॉकलेट बनेगी उतनी बार मेरे को कोकोआ को रिफिल करना पड़ेगा और न्यू लेके आना पड़ेगा। मीन्स ये मेरी वर्किंग कैपिटल है। मीन्स जितनी टाइम मैं वर्क कर रही हूँ, मेरा प्लांट जो है वो वर्किंग में है, उतने टाइम मेरे को जो है जो रिसोर्सेज लेके आने पड़ेंगे उन्हें मैं क्या बोलूंगी? वर्किंग कैपिटल। अब रॉ मटेरियल आपको समझ आ गई। अब मनी, सिंपल सी बात है, जैसे अब रॉ मटेरियल आप लेके आ रहे हो, रॉ मटेरियल के कैसे लाएंगे? मनी से ही लाएंगे ना। पैसे देंगे फार्मर को, वहीं से कोकोआ खरीदेंगे एंड देन आप उसको लेके आएंगे। सो मीन्स मनी भी आपको चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास 1 लाख रुपीज थे तो एंड तक वही 1 लाख रुपीज अभी तक मेरे तक चल रहे हैं, नहीं ना। मीन्स ओवर द टाइम मनी भी जो है वो अप डाउन चेंज होती रहती है और हमें यूज में लानी पड़ती है। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। अब आपको समझ आ गई वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जो है ये स्लाइड्स इसी तरीके से बनाई हैं कि आपके पास जो है डेफिनेशन भी आ जाए, साथ साथ एग्जांपल्स भी आ जाए। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, चलो इतना इजी क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछता एग्जामिनर, बट फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाने के लिए पूछूं कि क्वेश्चन पूछा आपको, what do you mean by capital? Explain two types with two examples। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया तो अब आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है कि कैपिटल की डेफिनेशन भी है, देन उसके बाद उसकी 2 टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन आपके पास डेफिनेशन है, देन आपके पास सफिशिएंट एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से मैंने अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, बिकॉज मेरे को भी पता है जो एनसीईआरटीज हैं उसमें एक स्टोरी फॉर्म में दी होती हैं चीज़ें, तो कई बार वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, हमारे पास मटेरियल नहीं होता जब हमने लिखना होता है। सो इसीलिए मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ स्लाइड्स को कि आप इजी वे में समझ भी पाए और साथ साथ अपने नोट्स भी बना पाए। अब नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? दैट इज नॉलेज and enterprise which put together land, labor and physical capital and produce an output for human to use or sell in the market। सिंपल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि वो जो एंटरप्रेन्योर था या थी, उसने वो तीनों जो रिसोर्सेज थे इनको कंबाइन करा एंड देन उसने जो है फाइनल प्रोडक्ट लेके आई। अब उसका आइडिया था, उसकी नॉलेज थी, ठीक है, उसने जो है विजन करा पहले, देन ही वो प्रोसेस हो पाया ना, देन ही उसने लैंड खरीदी, देन ही उसने लेबर लगाई, देन ही उसने जो है वो फिजिकल कैपिटल लगाई। सो मीन टू से कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बाकी के 3 फैक्टर्स हैं उनको बाइंड करके जो है वो एक प्रोसेस जो करता है, दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो है फाइनल गुड्स लेके आता है ह्यूमन के यूज के लिए। अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन कैपिटल के क्या एग्जाम्पल है? जैसे उनकी टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी क्या हैं? ह्यूमन कैपिटल की एग्जाम्पल्स।
अब just as for any production activities, the 4 factors of production are needed. Similarly, farming also, and these factors are needed will be studied. देखो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने प्रोडक्शन का प्रोसेस बताया ना तुम्हें, ये जो प्रोसेस है और ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। कोई सा भी प्रोडक्शन प्रोसेस ले लो, भले वो फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो, इनमें ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो हमेशा इंक्लूड होंगे ही। ठीक है, ऐसे ही हम फार्मिंग में पढ़ेंगे, जो कि पालमपुर में कैसी फार्मिंग हो रही है, पालमपुर विलेज में कैसे लोग हैं, उनकी कैसी लैंड है, ये सारी चीजें हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन आपको पता लग गया, उसके डिफरेंट फैक्टर्स पता लग गए। अब अगर हम बात करें लैंड क्या है फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब ये याद रखना कि हम फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से और पालमपुर जो विलेज है उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। देन अब क्या है, एक कल्टीवेबल लैंड है जो कि मेन सोर्सिंग होती है फार्मिंग का। सिंपल सी बात है, फार्मिंग जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, लैंड। विदाउट लैंड हम फार्मिंग तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। सो अब लैंड वी नो दैट इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, और इसकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है और ये फिक्स्ड है। लैंड, सिंपल सी बात है, क्या आप एक अर्थ है हमारे पास, ठीक है, क्या आप एक और अर्थ बना सकते हैं, नहीं ना। अगर हमारे पास जो है अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड है, क्या आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, नो, नहीं ना। तो आंसर इज नो। मीन्स जो लैंड है वो फिक्स्ड है, ये टाइम के साथ बढ़ती नहीं है, ठीक है। सो अब आपको फीचर पता लग गए कि ये जो विलेज है इसमें कल्टीवेबल लैंड है जो लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है, फिक्स्ड है, इसकी जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कि द लैंड अंडर कल्टीवेशन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड एज द एडजॉइनिंग लैंड बिलोंग्स टू द नेबरिंग विलेजेस। उन्होंने ये बोला कि जैसे सिंपल है कि ये एक विलेज है, ठीक है, ये पालमपुर है, ये बाकी उसके नेबरिंग विलेजेस है, ठीक है, ये नेबरिंग विलेजेस है। अब ये जो सारी कल्टीवेबल लैंड है इसमें पालमपुर में जितनी भी है, तो वो कल्टीवेबल लैंड जो है इससे ज्यादा हम नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी बाउंड्री के बाद जो है वो नेबरिंग विलेजेस की लैंड्स है, उन्होंने ये बताया है, ठीक है। अब हमने जो फार्मिंग करनी है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में, इसी पर्टिकुलर जो अमाउंट ऑफ लैंड है उसमें करनी है। अब हमें भी पता है कि एक ही पर्टिकुलर लैंड में जब हम फार्मिंग करते हैं ओवर द टाइम उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम भी होती है, बिकॉज हम जब एक ही जगह पे अनाज उगाई जाएंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। सो और भी सारे फैक्टर्स हैं। अब जैसे वो अब सेम जो है अमाउंट ऑफ लैंड है, अब इसमें वो कैसे डिफरेंट तरह के अनाज उगा सकते हैं, कैसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, पालमपुर वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक तो है कैसे कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं हम वो पढ़ेंगे। अब उन्होंने क्या है कि वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले है मल्टीपल क्रॉपिंग, वो एक से ज्यादा जो है वो क्रॉप्स लगा रहे हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग की हमारे पास डेफिनेशन भी आ गई कि एक ही लैंड के ऊपर जब एक से ज्यादा तरीके की हम क्रॉप्स जो हैं वो उगाते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये वन ऑफ द फैक्टर जो है और वन ऑफ द फीचर है पालमपुर का जो वो यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और ये जो है एक मोस्ट कॉमन वे भी है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज कर रहे हैं जिसमें उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज कर रहे हैं। हाई यील्ड मींस जिनकी जो प्रोडक्शन है वो हाई देते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्रॉप्स को उगाने के लिए उनको कीड़े ना लगे, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोडक्शन उन्हें मिले।
देन उसके बाद है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि पावर टिलर्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, एटसेट्रा। देन यील्ड ऑफ द क्रॉप्स पर हेक्टेयर कैन बी इंक्रीज्ड। अब क्या है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड और फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लैंड हमारे पास उतनी ही है, बट ओवर द टाइम वहां पे जो रहने वाली पॉपुलेशन है, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आज आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पे वो बढ़ेंगे, 5 होंगे, देन 6 होंगे, ठीक है, ओवर द टाइम पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपके पास घर तो वही है ना, ठीक है, आपका घर थोड़ी बड़ा हो रहा है जैसे जैसे लोग आ रहे हैं। ऐसे ही पालमपुर में भी उतनी ही लैंड है, बट ओवर द टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो है वो हमारे पास नीड क्या बढ़ेगी, किसकी, क्रॉप्स की, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन तो उतनी रहेगी क्योंकि लैंड उतनी है, हम उतने ही अनाज उगा सकते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए 2 मेथड्स यूज करे जाते हैं, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। आपको कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन विद डिफरेंट मेथड्स। तो इसमें आप ये दोनों मेथड्स बता सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देन अब पालमपुर में मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे हो रही है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि रेनी सीजन के दौरान, जिसको जैसे खरीफ क्रॉप्स उगा रहे हैं लोग, फार्मर्स, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये 2 तरीके की क्रॉप्स जो हैं वो लगा रहे हैं, जिसको वो कैटल फीड के लिए भी यूज करते हैं। देन उसके बाद वो कल्टीवेशन करते हैं जब खरीफ सीजन ओवर हो जाता है, ठीक है, ज्वार और बाजरा की कटिंग के बाद देन वो पोटैटो लगा लेते हैं अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, ठीक है, पोटैटो की फसल लगा लेते हैं। एंड देन विंटर में वो रबी सीजन आ जाता है, विंटर में वो लगाते हैं वीट, ठीक है। अब अंडरस्टूड जो है पालमपुर में किस तरीके से वो है मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। रेनी सीजन में क्या लगा रहे हैं, ज्वार एंड बाजरा। देन उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो लगा रहे हैं। देन जब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो वीट की जो है वीट बीज देते हैं, दैट इज रबी क्रॉप। अब आपको ये भी पता लगेगा कि खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, रबी क्रॉप कौन से होते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, from the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and all sell surplus wheat at the market at rivals। सिंपल क्या है, जो फार्मर्स हैं, हम फार्मर तो हैं, वो जो वीट तो लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो वीट, उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं, बाकी जो बचता है, ठीक है, सरप्लस जो है वो मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। सिंपल, ये पालमपुर के लोग कर रहे हैं। देन उसके बाद शुगर केन आ गया इन इट्स रॉ फॉर्म एज अ जैगरी इज सोल्ड इन टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। मीन्स कई कई जगह पे शुगर केन भी लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी रॉ फॉर्म वो सेल कर रहे हैं, बाद में एज अ जैगरी यूज कर रहे हैं, और कुछ जो है शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच रहे हैं, ठीक है। अब समझ आ गई कि मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे पालमपुर में हो रही है। देन उसके बाद आ गया मेन रीजंस व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो। अब यहाँ पे रीजन है कि ये जो 3 क्रॉप्स है फार्मर कैसे लगा पा रहे थे। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, विलेज के, मैंने बोला था ना कि विलेज के फीचर्स हमने पढ़े थे जो कि आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में यूज होंगे, कि वहां पे वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, देन पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी है, देन ट्यूबवेल्स हैं, और बेटर इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 क्रॉप उगा रही हूँ, उसको उगाने के लिए मेरे को पानी चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो वाटर है ये कैसे आएगा, मीन्स जो मेरे को अपनी लैंड को इरिगेट भी तो करना है, तो ये जो है अगर बेटर फैसिलिटी मेरे गांव में या मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे आसपास के जगह एरिया में नहीं होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अब वहां पे जो है पालमपुर में ये सारी वेल डेवलप्ड है फैसिलिटीज, इसीलिए वो मल्टीपल क्रॉपिंग ग्रो कर पा रहे थे, ठीक है। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स।
मीन्स वहां पे ना पर्शियन व्हील्स ऐसे होता है, ऐसे गोल गोल यहाँ पे लगे होते हैं, देन वो वेल्स के साथ कनेक्टेड होता है, वो पानी यहाँ से उठा के वेल से इधर को कैनाल बनी होती है उसमें डालते हैं, और ये कैनाल्स के थ्रू जो है वो फार्म लैंड के ऊपर पानी पहुंचता है। सो मीन्स ऐसे पर्शियल व्हील्स जो है वहां पे हैं, फार्मर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स भी हैं। ट्यूबवेल्स तो आप सबको पता होगा ना, जिसको हम मोटर बोल देते हैं, ठीक है। सो ये भी यूज करते हैं इरिगेट करने के लिए लैंड्स को, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पे हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा कि पालमपुर का क्या सिनेरियो है, बट अब इसका कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, इंडिया के साथ। जो इंडिया है उसमें सभी एरियाज में या सभी स्टेट्स में सेम तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सभी फार्मर्स जो हैं वो इतने इकोनॉमिकली वेल नहीं है कि वो इस तरीके के जो इरिगेशन रिसोर्सेज हैं वो यूज कर पाए, ठीक है। इंडिया में उन्होंने यहाँ बोला है, देखिए आप देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द रिवरन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low level of irrigation. Of total cultivated area, a country is little less than 40% is irrigated even today. Means अगर हम आज के टाइम में भी बात करें तो इंडिया का सिर्फ 40% हिस्सा ही, मीन्स 40% जो एरिया है वो ही अच्छे तरीके से इरिगेशन जो है वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे लोग नेचुरली मीन्स रेन के ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर करने के लिए। मीन्स अगर वहां पे रेन नहीं होगी तो वहां का जो है एग्रीकल्चर उस साल की जो फसल है वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना। हम कितनी बार न्यूज में सुनते हैं कि कई बार ड्रॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब आती हैं कि हमारे पास जब अवेलेबल वाटर नहीं है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, और अगर उस साल हमारे वहां पे बारिश नहीं हुई तो फार्मिंग जो है वो जीरो हो जाती है। मीन्स वहां का जो उस साल का प्रोडक्शन है वहां खराब हो जाती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे उन्होंने डेक्कन प्लेट्यू की बात की, मीन्स जो इंडिया का सेंट्रल एरिया है, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये डेक्कन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे है डेक्कन प्लेट्यू, तो यहाँ की जो लैंड है वो काफी ज्यादा जो है वो पथरीली है, ठीक है। यहाँ पे हम नेचुरली यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, तो यहाँ पे हम बोरवेल्स या फिर इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स लगाने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो एरिया है वो रिवर रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। अब इंडिया का सिनेरियो हमने पढ़ लिया और हमने पालमपुर का सिनेरियो पढ़ लिया कि पालमपुर में कैसे हो रहा है और इंडिया में क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर लैंड की। अब आगे क्या है कि जब ये जो है पहले क्या था कि ज्यादातर फार्मिंग जो है वो रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, ठीक है। ट्रेडिशनली लोग जो है वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे, या फिर ज्यादा से ज्यादा पालमपुर जैसे विलेजेस में क्या थे, पर्शियन व्हील्स यूज किए जाते थे। पर्शियन व्हील्स जो है वो स्मॉल एरियाज को इरिगेट करने के लिए हेल्पफुल थे, बट अगर हमें लार्ज एरियाज को इरिगेट करना हो तो वहां पे पर्शियन जो व्हील्स थे वो सक्सेसफुल नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, ठीक है, लोगों को बताने के लिए कि देयर आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स, जिससे हम कितने बड़े बड़े एरियाज को जल्दी जो है जल्दी इरिगेट कर सकते हैं स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में। तो उससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाने शुरू कर दिए अपनी फील्ड्स पे। मींस जिनके पास मनी थी या फिर रिसोर्सेज थे उन्होंने क्या करा कि अपनी फील्ड्स पे प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाने शुरू कर दिए। पहले गवर्नमेंट ने लगाए जो कि सभी के लिए कॉमनली अवेलेबल थे, बट कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट भी लगाने शुरू कर दिए, एंड जिसके कारण क्या हुआ कि 1970 मिड 1970s तक entire cultivated area of 200 hectares was irrigated, कि मीन्स जो entire एरिया था
टोटल कल्टीवेटेड एरिया का, उसमें से 200 हेक्टेयर जो एरिया था वो इरिगेट होना शुरू हो गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डेटा दिया हुआ है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ही है कि 1950-51 में जब उस टाइम पे कल्टीवेटेड एरिया कितना था, 132 मिलियन हेक्टेयर्स। बट अगर मैं देखूं 2016-17 तक ये 200 तक पहुंच गया। ठीक है, ओवर द टाइम ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे 186 में 2 साल सेम रहा, देन 198, देन अब ये जो हम टाइम देखते हैं मिड 1970s में जो है यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब इंक्रीज होते होते अगर मैं 2016-17 का डेटा देखूं तो 200 मिलियन हेक्टेयर तक का जो है एरिया कल्टीवेशन में आ गया। कल्टीवेशन, ठीक है, अब ये कल्टीवेशन में क्यों आ गया, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे पास आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स आ गए। अब वहां पे लोग जो थे, अब जैसे रेन नहीं होती थी तो फसल उस साल की खराब हो जाती थी। ठीक है, उनको पानी नहीं मिलता था पर्याप्त, तो इससे क्या होता था कि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो डरते थे क्रॉप्स लगाने के लिए, या कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनका नुकसान हो जाए वो डरते थे। बट जब उन्हें सोल्यूशन मिल गया, इरिगेशन फैसिलिटीज इजी अवेलेबल होगी, तो कल्टीवेटेड एरिया भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये ऐसे जो है वो डेवलपमेंट ओवर द टाइम होती है। अब नेक्स्ट है, अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। अब ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स की बात करें तो जैसे कि द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। ठीक है, मींस अब देखो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, वो इसलिए क्योंकि हमने ऊपर देखा कि पालमपुर में पहले जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही थी, बट ओवर द टाइम जो है उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है यूज करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब ट्रेडिशनल फार्मिंग कैसी होती है और मॉडर्न फार्मिंग कैसी होती है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, और इस पे क्वेश्चन बनता ही है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, अब इसको आप इजीली ध्यान से समझना कि ये क्या है, बहुत सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट थिंग नहीं है। अब ट्रेडिशनल में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो सीड्स हैं वो यूज किए जाते थे, ट्रेडिशनल वंस मींस जो नेचुरली अवेलेबल है, मींस जिनकी रिलेटिवली लो यील्ड होती है। ठीक है, देन ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको इरिगेशन की ज़्यादा इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं थी। ठीक है, मीन्स उनको पानी कम चाहिए कोई भी जो है अनाज उगाने के लिए। जो फार्मर्स थे वो कावडंग यूज करते थे, या और नेचुरल मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो होते थे नेचुरल। ठीक है, मीन्स नेचर के द्वारा बने हुए, मीन्स बहुत नेचुरल। अब कावडंग इट इज नेचुरल, ठीक है, गाय का गोबर। देन दैट इज मैन्योर, मैन्योर भी जो है वो नेचुरल है। मीन्स जैसे हम आज के टाइम पे फिर ऑर्गेनिक में आ गए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारे मेथड्स, ये ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज होते हैं। यहाँ पे हम जो है वो नेचुरल सीड्स यूज करते हैं, नेचुरल जो है वो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल फार्मिंग। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। ठीक है, अब ये सारी जो नेचुरली चीजें हैं ये फार्मर के पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, इनको उन्हें मार्केट में नहीं जाना पड़ता खरीदने के लिए। बट वेयर एज अगर मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात करूं तो इसमें जो है HYV सीड्स यूज होते हैं। HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी मीन्स इनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल वंस। अगर मैं बोलूं कि ये जो है 200 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं एक जो है फार्मिंग ईयर में, या जो भी एक फसल 200 टन जो है हमारे पास अनाज आया है, अगर मैं HYV सीड यूज करूं तो मेरे पास 400 टन आएगा। ठीक है, मीन्स इसकी मीन्स लैंड उतना ही यूज होगा, लैंड एरिया उतने ही जो है वो पौधे लगाए जाएंगे जिससे जो है अनाज आएगा। बट हाई यील्ड वैरायटी जो है उसमें ज्यादा अनाज उगेगा इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल वंस। देन
अब इसमें क्या था, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे उनकी ये खासियत है कि इनको बहुत ज़्यादा केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है अनाज को उगाने के लिए। और इसमें हमें ज़्यादा जो है इरिगेशन मीन्स पानी भी इसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सच एज पावर टिलर्स और ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, इनको यूज़ करने के मतलब फार्मिंग मेथड्स में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, मॉडर्न में। अब देन उसके बाद क्या था, देन यील्ड ऑफ क्रॉप्स पर हेक्टेयर कैन बी इंक्रीज। इससे क्या थी कि जो पर हेक्टेयर यील्ड है क्रॉप्स की, यील्ड मीन्स जो हर साल अनाज जो है वो उगता है उसे हम यील्ड बोलते हैं, ठीक है। सो हर साल जो है अनाज उगता है पर हेक्टेयर, वो भी इंक्रीज हो जाती है मॉडर्न मेथड से, ठीक। अब आपको पता लग गया कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स क्या हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या हैं। देन नेक्स्ट आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड ही है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसमें क्या था, द सीड्स यूज्ड इन द कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली, पहले 1960s से पहले, ठीक है, 1960s से पहले बिफोर यहाँ पे जो सीड्स यूज हो रहे थे वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज हो रहे थे। बट 1960s के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, ठीक है, ये आप अब सर्च करेंगे नेट पे और देखेंगे कि हु इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिन्होंने HYV सीड्स बनाए, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई। बिकॉज जिस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, उससे पहले जो हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, हमारे पास पर्याप्त अनाज भी नहीं थे अपने देश की भूख को मिटाने के लिए, जिससे हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ रहा था। उस टाइम पे हमें ऐसे रेवोल्यूशन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और HYV सीड्स आए तो हमारी जो प्रोडक्शन थी उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गई, और जिससे जो लोगों की नीड है उनको पूरा किया गया, ठीक है। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 1960s में आया, जिसमें इंडियन फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करे गए कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। बेसिक देखो, व्हीट एंड राइस पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारे स्टेपल फूड हैं दोनों, हम व्हीट के बिना और राइस के बिना नहीं रह सकते। इसमें क्या थे, उन्होंने HYV सीड्स यूज करने शुरू कर दिए। देन उसके बाद क्या हुआ, compared to the traditional seeds, HYV seeds promise to produce much greater amount of grains on a single plant. Means ये single plant है, अगर इसमें ये अगर ट्रेडिशनल में ये 5 दाने लगे हैं तो जो मॉडर्न होगा उसमें ऐसे, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा भरा होगा प्लांट, मीन्स इसमें जो है वो ग्रेन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेंगे HYV सीड्स में, ठीक है। अब जिससे क्या होगा कि सेम पीस ऑफ लैंड पे हम अब लार्जर क्वांटिटी जो है फूड ग्रेन्स की उगा सक रहे हैं, ठीक है, जो कि अर्लियर पॉसिबल नहीं था। बट इसमें अभी मैंने आपको जो ऊपर बताया कि HYV सीड्स की दिक्कत ये थी, ठीक है, अब ये दिक्कत आ गई, हमने सोल्यूशन तो कर लिया, हम हमारे को नीड थी उस वक्त अनाज की, ठीक है, ग्रेन्स की, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और हंगर, ये 2 बड़े कारण थे उस टाइम पे 1960s से पहले, ठीक है। ये हमारे पास ये जो बड़े फैक्टर्स थे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश की जब हम आज़ाद हुए थे उसके कुछ टाइम बाद, ठीक है। देन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे हमारी जो है ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। बट ग्रीन रेवोल्यूशंस में जैसे HYV सीड्स हम यूज़ करने लग गए, उससे कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। वो क्या थी कि अब ये जो प्लांट्स थे ना, इनको पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इनको चाहिए बहुत ज़्यादा पानी और बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, तब ही ये इतना लेवल ऑफ अनाज जो है वो उगा सकते थे। इनको इतने पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा चाहिए, बट कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल वंस में ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरत नहीं थी। हम थोड़ा सा पानी लगाते थे, थोड़ी सी
मैन्योर या खाद डालती थी तो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस आ जाता था। बट HYV सीड में ऐसा नहीं था, इसको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता था, इसको प्रॉपर इरिगेट करना पड़ता था, इसको प्रॉपर जो है फर्टिलाइजर्स और केमिकल लगाने पड़ते थे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है ज़्यादातर चेंज दिखाई पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा और जो यूपी के फार्मर्स थे वो प्रॉस्पर थे, मीन्स प्रॉस्पर थे, इनके पास अच्छी ज़मीनें हैं, ठीक है, अच्छा पैसा है, और ये इन सारे रिसोर्सेज से जो उनको चाहिए, HYV सीड्स, उसको केमिकल्स, उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज, वो सारी अवेलेबल करवा सकते थे खुद के लिए। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे और यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है सक्सेसफुल भी हुई। अगर मैं पालमपुर की बात करूं तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें यूज़ करी, जिससे क्या हुआ, द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वंस was 1300 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, पर हेक्टेयर में पहले वो 1300 kg जो है वो हमारे पास यील्ड आ रही थी। बट जब उन्होंने HYV सीड्स यूज किए तो वो जो यील्ड है वो 3200 जो है बढ़ गई, 3200 जो है वो हो गई। मीन्स कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया उसी लैंड के ऊपर प्रोड्यूस में, उसकी क्वांटिटी में। ठीक है, HYV सीड से अब क्या था, देयर वॉज लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड फार्मर्स नाउ हैड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस। अब सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास जो है क्वांटिटी मेरे पास बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन मेरी जो नीड थी वो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की थी। ठीक है, अगर मेरे को हर साल मैं, जैसे मेरे पास है 1300 टन जो है वो अनाज मेरे पास आया है, ठीक है, 1300 kg मेरे पास अनाज है, तो अब मेरी जो है वो साल की कंजम्पशन सिर्फ 200 किलो ही है। ठीक है, अब मेरी जो है 200 किलो ही, बट जब वो 1300 से 3200 हो गया लेकिन मेरी कंजम्पशन तो 200 ही रही ना, अब मेरे पास जो है सरप्लस, जो बचा हुआ अनाज है वो ज्यादा हो गया, जिससे क्या होगा कि अगर बचा हुआ अनाज सरप्लस ज्यादा है, ठीक है, वो मैं मार्केट में जाके सेल करूंगी और उससे पैसे कमाऊंगी, और मींस इससे क्या होगा, मेरी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, अब यील्ड क्या है, यील्ड मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ये तो आपको पता लग ही गया है कि यील्ड क्या है, कि सिंगल सीजन में हम जो क्रॉप एक पर्टिकुलर लैंड में प्रोड्यूस करेंगे हम उसे यील्ड बोलते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन से दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब दिक्कतें क्या आई, जिससे क्या था, सबसे पहला क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन लीड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो गिर गई। ठीक है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें भी पता है कि जितने केमिकल हम यूज करेंगे उससे क्या होगा, हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो कम होगी। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकला ग्रीन रेवोल्यूशन का ये। सेकंड क्या हुआ, कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। सबसे बड़ी, अभी मैंने क्या बोला था कि HYV सीड्स के लिए दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर्स, दूसरा था वाटर। ठीक है, उसको ज्यादा पानी चाहिए और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। अब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी लूज होएगी, और ज्यादा वाटर हम, अब वाटर कहाँ से आएगा, वाटर तो जमीन से ही निकाल रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा अगर ट्यूबवेल यूज हो गए, ज्यादा से ज्यादा जमीन से पानी निकलेगा, जिससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो रहा है। देखो, पहले वाटर टेबल मीन्स अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ये था, बट जब आफ्टर द टाइम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल की हेल्प से, तो वाटर टेबल का लेवल जो है वो लो हो गया। ठीक है,
सो थर्ड क्या आया, environmental resources like soil fertility and groundwater have been destroyed and it is very difficult to restore them. और सिंपल सी बात है कि अगर एक बार किसी लैंड की जो है फर्टिलिटी खत्म होगी तो उसको जो है रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। वो रिस्टोर ओवर द टाइम होगी, उसको बहुत साल लग जाएंगे, ठीक है, मैनी ईयर्स लगेंगे। ऐसे ही जो है अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, अगर वो एक बार उसका लेवल डाउन हो गया देन इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दोबारा रिचार्ज होने में, ठीक है। सो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, अब डिप्लीशन कैसे होता है अंडरग्राउंड वाटर टेबल का, हम ये भी देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर से, ठीक है। एक तो डिप्लीशन हो गया कि जो लेवल था, ठीक है, एक तो ये है लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर जो है वो कम हो गया, ठीक है। पहले जो है वो यहाँ था लेवल, अब जो है ये यहाँ आ गया। एक तो ऐसे डिप्लीट हुआ हमारा ग्राउंड वाटर। एक कैसे होने लग गया डिप्लीट मीन्स खराब होने लग गया या प्ल्यूट होने लग गया केमिकल फर्टिलाइजर से। केमिकल फर्टिलाइजर से कैसे, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें पता है कि ज़्यादा चाहिए HYV सीड्स के लिए, जो कि मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे किसको, लैंड को जिसमें क्रॉप लगी है। बट उससे क्या होगा, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये डिजोल्व वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। जब वाटर के साथ ये डिजोल्व हो गए वो इमीडिएटली प्लांट को मिल गए, बट वो जो वाटर है वो ज़्यादा देर तक जो है वो ज़मीन में नहीं रहता, ठीक है ना, सॉइल में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, इट कैन नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल। देन वो क्या होता है, वो वाटर एस्केप कर जाता है लैंड से, ठीक है। जैसे ये हमने वाटर दिया, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए, देन वाटर भी दिया, अब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वो वाटर के साथ मिक्स हो गए, प्लांट को मिल गए, प्लांट उग गया। अब ज़्यादा देर वो इस जो है वो लैंड में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, धीरे 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 जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, और नीचे की तरफ जाते जाते वो हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो केमिकल्स हैं जो वाटर के साथ मिक्स थे वो भी हमारे ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। अब वो ग्राउंड वाटर में चले गए, अब ये ग्राउंड वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हमें भी पता है कि हमारी धरती पे 70% वाटर है, बट वो 70% वाटर हम पी नहीं सकते, सिर्फ जो है कुछ परसेंट, बहुत थोड़ा जो है परसेंटेज वाटर पीने के लिए है, ठीक है। अब उसमें से ग्राउंड वाटर भी है 1% जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। अब इसमें अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे तो ये पानी तो गंदा हो गया, पोल्यूट हो गया। अब जिससे क्या होगा, अलग अलग तरह की बीमारियां लगेंगी लोगों को अगर वो ये पानी पिएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर्स, और जब ये ग्राउंड वाटर जो है रिवर या लेक के साथ जाके मिक्स होगा तो वो भी हमारी जो है पोल्यूट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, ह्यूमंस के लिए भी खतरा, मेरीन्स के लिए भी खतरा, मेरीन लाइफ के लिए भी, ठीक है। लेक्स में कितनी सारी स्पीशीज रहती हैं उनके लिए भी खतरा। आए दिन हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं कि इतनी सारी जो थी वो प्रजाति है वो खत्म हो रही है, क्योंकि हमारी जो रिवर्स हैं वो पोल्यूट हो रही हैं, ठीक है। ओशंस में डॉल्फिन्स खत्म हो रही हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे केमिकल्स जो हैं वो हमारी वाटर बॉडीज में मिक्स हो रहे हैं, जिससे वो अनसेफ हो रहे हैं वहाँ के रहने के, जो वहाँ पे रहती प्रजातियां हैं उनके लिए भी और हमारे लिए भी। जैसे ड्यू टू विच ग्राउंड वाटर जो है अनसेफ हो जाता है हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। देन उससे क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो नेचुरल बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। सॉइल जो है जितनी पोरस होगी, मीन्स वहाँ पे जो अर्थवॉर्म्स रह रहे हैं, वहाँ पे जो है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, वो सॉइल में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। बट केमिकल से क्या होता है, वो मर जाते हैं और जो सॉइल है ओवर द टाइम उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि सम टाइम आफ्टर देयर यूज सॉइल जो है लेस फर्टाइल, ठीक है। अब आपको ये भी पता लग गया कि
कैसे क्या प्रोसेस है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसे है पालमपुर में। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम पालमपुर एक्चुअली एक हाइपोथेटिकली उन्होंने स्टोरी फॉर्म में आपको चीजों को इजी अंडरस्टैंड के लिए बताया है। ठीक है, एज सच आपको कॉन्सेप्ट जो है वो शायद इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आते या आप कनेक्ट नहीं कर पाते अगर पालमपुर की स्टोरी हम नहीं पढ़ते। ठीक है, अब पालमपुर में आपने देखा कि वहाँ पे जो लैंड है वो बहुत थोड़ी है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। देन उन्होंने न्यू फार्मिंग मेथड यूज किए जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग मेथड थे। फिर मॉडर्न में उन्होंने HYV सीड्स यूज किए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ये सारा क्या है, ये हमारे देश में चीजें हो रही हैं उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने पालमपुर के कंटेक्स्ट में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी वे में बताई है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसे है। अब हमें भी पता है कि नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है, कई बार ऐसा भी जो है CPSC आपको ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है, इसको एक्सप्लेन करो। अब कैसे करेंगे आप एक्सप्लेन, अब ऐसे करेंगे, ये जो है पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स देके। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि पालमपुर में 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज थी लैंडलेस। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो 450 फैमिलीज टोटल रह रही हैं उसमें से 1/3 थे वो दलित थे। मीन्स टोटल उसका हो गया 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द दलित्स। अब इनके पास जो लैंड है वो है ही नहीं कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, मीन्स इनकी अपनी लैंड है ही नहीं। दूसरा क्या है, जो कुछ बची हुई फैमिलीज हैं 240 फैमिलीज में से वो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड जो है लेस देन 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, मीन्स उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ही है लैंड, इससे ज्यादा बड़ा जो है वो लैंड का प्लॉट नहीं है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि वो उतने के एरिया में जो क्रॉप्स उगाते हैं वो उनके खुद के यूज के लिए ही मतलब पूरी नहीं होती या खुद के यूज तक ही सीमित होती हैं। उनके पास सरप्लस नहीं बचता जिससे वो मार्केट में जाके बेच के इनकम जनरेट कर सके। और अगर हम ऑपोजिटली देखें, वहां पे सिर्फ जो है 60 फैमिलीज ऐसी ही हैं। मींस विलेज टोटल 240 फैमिलीज में से 60 फैमिलीज ही हैं जिनमें जो है जिनके पास हाफ द एरिया ऑफ द विलेज जो है वो लार्ज प्लॉट्स में कवर्ड है। सिंपल देखो, 450 फैमिली रह रही है। ठीक है, जिनमें से 150 दलित हैं और बाकी 60 जो हैं वो अपर कास्ट वाले हैं। ठीक है, या रिच हैं। ठीक है, यहाँ पे दलित हैं या फिर पुअर हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हैं उनके पास जो है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है। ठीक है, और पूरे एरिया की मीन्स पूरे विलेज की जो ज्यादातर जमीन है वो इन रिच पीपल के पास है। ठीक है, ये जो ज्यादा हिस्सा जो है वो रिच पीपल के पास है। ये वाला हिस्सा समझ लो कि जो है वो सिर्फ मीडियम फार्मर्स हैं या फिर स्मॉल वाले हैं। और ये जो बाकी सारा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारा जो है रिच पीपल के पास है और इनके पास है ही नहीं। ठीक है, ये सिनेरियो है कि अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ये जो दलित हैं ये फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, ये फार्मिंग में है बट इनके पास लैंड नहीं है। सो ये यही इस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन, अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि सभी के पास जो है वो इक्वल लैंड नहीं है। ठीक है, अनइक्वल लैंड है। अब क्या बोल रहे हैं कि वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर। क्या आप एग्री करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ज्यादातर जो लैंड है वो बिग फार्मर के पास है। ठीक है, कुछ के पास है ही नहीं और कुछ के पास बहुत थोड़ी है।
ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने बोला डू यू फाइंड सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया। अब यहाँ पे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, हम हमेशा जो है एक दूसरे के कंपैरिजन में चीजों को समझेंगे। पहले हम छोटा एरिया पालमपुर को समझेंगे, जिससे आप जो है बड़ा एरिया इंडिया को समझ पाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, वही सेम डाटा है कि इंडिया के सिनेरियो में देखें, ये उन्होंने आपकी जो एनसीईआरटी के बुक में एक जो है वो ग्राफ दिया है। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वर्ड्स में लिख दी है, जिससे आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। अब जिसमें हम देखते हैं कि ये है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं लाइट कलर वाले हैं, और डार्क कलर वाले कौन से हैं, मीडियम और सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर्स। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फार्मर्स है, मींस बिग फार्मर्स क्या है, टोटल सिर्फ 15% है, जिसमें क्या है उनका कंट्रोल 55.4% लैंड के ऊपर है। इवन दो द मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स, मेजोरिटी फार्मर टोटल 85% है। ठीक है, जिसमें से 15% जो है जो बिग फार्मर्स हैं उनके पास 55.4% लैंड है, मींस आधे से ज्यादा लैंड जो है वो बिग फार्मर्स के पास है। वेयर एज जो 85% मींस जो थोड़ी है उनके पास बहुत थोड़ी लैंड है, लिटिल लैंड। देन लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ज्यादातर जो फार्मर्स है ना वो स्मॉल है या फिर मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक है, ज्यादा अमीर फार्मर्स कुछ परसेंट ही है। ठीक है, मीनिंग दे ओन लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मींस उनके पास वही ये वाले जो है ना मीडियम और स्मॉल फार्मर्स, हमने एक देखा, ये 3 सिनेरियोस पढ़े हमने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 3 सिनेरियोस था। एक था नो लैंड, एक था स्मॉलर लैंड, और एक था लार्जर लैंड। ठीक है, अब जो ये वाले लोग हैं ना इनकी क्वांटिटी हमारे पास सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये वाले लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है, इनकी थोड़ी है, मीन्स बहुत थोड़ी है, और इनकी थोड़ी है, मीन्स ऐसे है। अब जैसे लार्ज नंबर ऑफ जो फार्मर्स हैं इंडिया के वो बहुत स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, मीन्स उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। वो कितने हैं, 44.6% ज्यादातर फार्मर्स। मीन्स इससे क्या होगा कि एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसमें मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स एंड अर्न अ गुड लिविंग। मीन्स अब जो फार्मर्स हैं, अभी भी हम देखें तो इंडिया में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। ठीक है, एग्रीकल्चर में ही ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है। सो इससे क्या है, बट उसमें जो फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ तो ज्यादातर फार्मर्स ऐसे हैं या तो उनके पास बहुत थोड़ी लैंड्स है या फिर उनके पास लैंड ही नहीं है, जिससे क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उनके पास इनफ क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाती, जिससे वो अच्छी लिविंग जी सके। मीन्स कि अगर देखो सिंपल सी बात है कि अगर उनके पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, उसमें जब वो अनाज उगा रहे हैं वो इतना ही लेवल का, मीन्स इतनी क्वांटिटी जो है वो अनाज की उगी जो उनके घर की कंजम्पशन ही जिससे पूरी हो रही है। ठीक है, उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा कि वो मार्केट में जाके बेच आए। तो इससे क्या होगा, वो कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे उससे अनाज बेच के। अब इससे क्या होगा कि उनको अपना इनकम के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ अनाज के ऊपर थोड़ी जी सकते हैं, हमारी और भी बहुत सारी नीड्स होती हैं। अब उनको पूरा करने के लिए हमारे को इनकम चाहिए। अब इनकम कैसे आएगी, जिससे क्या होता है वो ज्यादा काम उनको करना पड़ता है। ठीक है, फार्मिंग के साथ साथ उनको बाहर जाके और जगह लेबर करनी पड़ती है या और तरीके के वो काम करते हैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। ठीक है, अब आपको समझ आई कि लैंड कैसी है पालमपुर में, उसका कंटेक्स्ट इंडिया में। ठीक है, हमने पढ़ा कि इंडिया का क्या सिनेरियो है, कैसे जो है लैंड डिवाइडेड है इंडिया में, और कैसे जो है फार्मर्स की कंडीशन है इंडिया में। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको अब समझ आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर्स पढ़ेंगे
जो है लेबर, एंड देन उसके बाद कैपिटल। ठीक है, अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप अब आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कॉन्सेप्ट्स की, डेफिनेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।